हेलो गाइस, मैं सिर्फ अमित शुक्ला। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो हमने अपनी टेलीग्राम चैनल में चालू किया है, उसी के तहत जो भी प्रश्न हम देते हैं वहाँ पे उसके उत्तर हम वीडियोस के माध्यम से आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। ये अगला वीडियो है और इसके पूरे प्रश्न जो हैं वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है फ्री स्टडी जोन, आप सर्च करके उसमें ऐड भी हो सकते हैं, उसमें हमने ये प्रश्न जो हैं वहाँ पे दिए हुए हैं और उन प्रश्नों के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने उत्तर भी लिखे हैं और उसमें चूँकि कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रही है, तो इसलिए हमने इन प्रश्नों को मॉडल आंसर के रूप में और इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट किया है। ये पूरे प्रश्न के जो उत्तर हैं वो जो भारतीय संविधान की लक्ष्मीकांत की किताब है, उस लक्ष्मीकांत की किताब से लिए गए हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो तथ्यों का समावेश बाहर से या अपने अनुसार नहीं किया है। मैंने प्रयास किया है कि लक्ष्मीकांत की किताब में जैसे तथ्य अरेंज हैं, जैसे तथ्य लिखे गए हैं या जिस प्रकार से उत्तर लिखा गया है, उसी प्रकार से हम आपके सामने ये पूरा वीडियो लेकर के आए हैं। चूँकि कई लंबे समय से हम देख रहे थे कि विद्यार्थी जो भी उत्तर लिख रहे थे उसमें कुछ ना कुछ जो है वो समझने में उनको समस्या आ रही थी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने उस लक्ष्मीकांत किताब से कंटेंट को उठाया है, कंटेंट को अरेंज कर दिया है, जिससे आपकी एक समझ विकसित हो कि हम प्रश्नों को किस तरीके से तथ्यात्मक रूप में या चित्रात्मक रूप में उसको अरेंज कर सकते हैं। इसको देखिए, समझिए और आगे चल करके जो भी आप उत्तर लिखेंगे उसको आप अरेंज करने का प्रयास करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमने दिया था 300 शब्दों में लिखने के लिए भारत में भूमि सुधारों को बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। बड़े शब्दों में ही ये पूछा जाता है, छोटे शब्दों में बहुत कम इनकी संभावना रहती है। अगर पूछना होगा तो इसके कुछ पार्ट्स को वो पूछ लेगा। तो भूमि सुधारों को बताने में अगर हमको 300 शब्दों में लिखना है तो उसके हर पहलुओं को हमको टच करना होगा। जैसे उद्देश्य भी हम देखेंगे, भूमि सुधार कार्यक्रमों को भी देखेंगे, उसके देखेंगे कौन कौन सी ऐसी कमियां हैं भूमि सुधार के अंतर्गत, कौन कौन से सरकार ने प्रयास किए हैं, इसका प्रभाव कैसा रहा है, ऐसे करके हम पार्ट बाई पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भूमि सुधारों के बारे में जब बताएंगे तो डेफिनेशन बताना लाजमी है। सबसे पहले उसके हम प्रस्तावना या उसकी भूमिका या उसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमने भूमि सुधारों की डेफिनेशन जो बताई है उसमें हमने लिखा है कि भूमि सुधारों का तात्पर्य भूमि के स्वामित्व और प्रबंधन के मौजूदा पैटर्न को बदलने हेतु किए गए संस्थागत सुधारों से है। मतलब जो भी भूमि का हमारा जो स्थायित्व है या जो भी प्रबंधन है उसमें जो हमारा अभी मौजूदा पैटर्न चल रहा है, पैटर्न का मतलब जो भी मौजूदा व्यवस्था चल रही है, इसको बदलने के लिए जो भी हम सुधार करते हैं, और ऐसे सुधार जो संस्थागत सुधार हैं, तो वही जो हो सुधार हैं वही भूमि सुधार के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनके उद्देश्यों की बात करें, मतलब भूमि सुधार के क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या चीज़ वो सरकार अपने दिमाग में या क्या सरकार की मंशा है, जो उस मंशा के तहत क्यों वो भूमि सुधार करना चाहती है, उसको हम 5 से 6 बिंदुओं में समेटते हैं। पहला बिंदु है कृषि क्षेत्र में जो भी विद्यमान संस्थागत विसंगतियां हैं उसको दूर करना, जो है वो भूमि सुधार का उद्देश्य है। आर्थिक असमानता हमारे समाज में देखने को मिलती है, तो आर्थिक असमानता को समाप्त करना है, सामाजिक समानता को स्थापित करना है, ये भूमि सुधार का उद्देश्य है। भूमि सुधार स्थापित करने के पीछे उद्देश्य ये भी है कि हम कृषि उत्पादकता में वृद्धि करें और आत्मनिर्भर हो जाएं। भू व्यवस्थाओं को अधिक कार्यकुशल और प्रभावी बनाना भी इसका उद्देश्य है। चकबंदी कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करना भी भूमि सुधारों का उद्देश्य है। और भूमिहीन जो भी कृषक हैं या जो भी व्यक्ति हैं, इनको रिहायशी भूखंड की व्यवस्था करना भी भूमि सुधारों के उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से आपने 5 से 6 बिंदुओं में भूमि सुधारों के उद्देश्यों के बारे में बता दिया। ऐसे प्रश्न जो हैं कई बार सीधे सीधे पूछ लेता है 100 शब्दों में कि भूमि सुधारों के उद्देश्यों के बारे में बताइए, तो आप इन्हीं बिंदुओं के अनुसार उनको अरेंज कर सकते हैं डेफिनेशन बताने के बाद। तो भूमि सुधार के उद्देश्य आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आपको बताना है कि सरकार ने कौन कौन से भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया या भूमि सुधार के अंतर्गत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए। तो भूमि सुधार के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम शामिल किए गए। सरकार ने क्रम बाई क्रम जो है वो इन कार्यक्रमों को लागू किया। सबसे इम्पोर्टेंट कार्यक्रम था मध्यस्थ वर्ग का उन्मूलन। बहुत सारे बिचौलिया थे या बहुत सारे जमींदार थे, वो भूमि और किसान के बीच में आते थे या सरकार और किसान के बीच में आते थे। तो उसको सरकार ने समाप्त करने के लिए अलग अलग योजनाओं में इसके प्रावधान किए। खास तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इस अवधि के दौरान जमींदारों, जागीरदारों, इनामों जैसे मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया गया।
देश के लगभग 40% क्षेत्र में फैले मध्यस्थों को समाप्त करने के लिए पहली बार 1948 में मद्रास में कानून बना था, जिसके तहत मध्यस्थ वर्ग का उन्मूलन किया गया था। और क्रम बाई क्रम जो है सरकार ऐसे कानूनों को बढ़ावा दे करके और ऐसे कानूनों के तहत कुछ प्रयास करती रही है। अगला है काश्तकारी व्यवस्था में सुधार। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आई है उसमें काश्तकारी सुधारों को मूर्त रूप दिया गया, जैसे लगान में कमी की गई, भू धारण की सुरक्षा की गई, काश्तकारों को मालिकाना हक दिलवाया गया, बेदखली पे भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए। तो ये काश्तकारी व्यवस्था में सुधार के प्रयास सरकार ने किए हैं। जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। हमारे यहाँ आप जानते हैं भारत में सीमांत प्रकार के जोतों की संख्या सबसे ज़्यादा है और अधिकतम सीमा के निर्धारण से भूमि का असमान वितरण जो है वो देखने को मिलता है। तो असमान वितरण को समाप्त कर दिया गया, जिससे रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि हुई, साथ ही जो भी भूमिहीन कृषक हैं इनको भी लाभ मिला। तो जोतों की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण जब सरकार ने कर दिया तो उससे उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली और अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिला। कृषि का पुनर्गठन। कृषि का पुनर्गठन करने के लिए सरकार ने चकबंदी, सहकारी कृषि और भूदान को बढ़ावा दिया। इस भूदान को बढ़ावा दे करके या सहकारी कृषि को बढ़ावा दे करके कृषि को पुनर्गठित किया गया। आगे अगर हम बात करें राजनीतिक इच्छा शक्ति की, तो आप जानते हैं कि भूमि सुधारों को नवी अनुसूची में शामिल करना, संपत्ति को मूल अधिकारों से हटा करके कानूनी अधिकार बनाना आदि कुछ ऐसे सुधार हुए हैं जो राजनीतिक इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप ही संपन्न हुए हैं। और ये दिखाता है कि सरकार भी इस उद्देश्यों को लेकर के, भूमि सुधार के उद्देश्यों को लेकर के या इस दिशा में कुछ सकारात्मक प्रयास कर रही है। अगर हम बात करें भूमि सुधार के अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं उनका सामना करना पड़ा है सरकार को, या कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो इस दौरान आ सकती हैं या आ रही हैं, तो उसको हम इस प्रकार से कुछ बिंदुओं में समझते हैं। छोटे सीमांत भूमिहीन किसानों का अधिकांशतः अशिक्षित होना ये सबसे बड़ी चुनौती है भूमि सुधारों के अंतर्गत। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे भूमिहीन हो, चाहे ऐसे किसान जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आधुनिक तकनीक या आधुनिक जो भी सरकार के जो भी प्लान्स हैं उनकी जानकारी नहीं रहती। तो आधुनिक जानकारी के अभाव में ऐसे भूमि सुधार जो हैं वो सफल नहीं हो पाते। जोतों की चकबंदी से संबंधित जो भी कानून हैं वो अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए हैं। आज तक 1948 से अगर हम बात करें, जो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, आज तक किसी भी राज्य में 100% ये काम जो है वो पूरा नहीं हो पाया। और ये दर्शाता है कि ये एक बहुत बड़ी बाधा रही है कि सरकार जो है इस प्रकार की चकबंदी पूर्ण नहीं कर पाई है। भारत में आप जानते हैं कि अधिकांश कृषक जो हैं वो छोटे और सीमांत प्रकार के हैं। सीमांत कृषकों की संख्या का अगर प्रतिशत आप देखें तो 86.2% है, लेकिन इनके पास जो भूमि है वो हमारे कुल कृषि क्षेत्र का मात्र 47% है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है सरकार को। आज भी कई राज्यों में मध्यस्थों का उन्मूलन नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने बहुत कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पे पूर्णतः मध्यस्थों का उन्मूलन हो चुका है। भू अभिलेखों का अद्यतन जो है ये कार्य जो है ये वास्तव में एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने है। भू अभिलेखों का अद्यतन कार्य, जिसमें वास्तविक काश्तकार के नाम जमीन करना, भूमिहीन काश्तकार को वितरित भूमि का मालिक बनाना, ये सब काम जो है ये अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। और ये कुछ ऐसे काम हैं जो ये बताता है कि सरकार के सामने अभी एक बड़ी चुनौती जो है भूमि सुधार जो है वो हो सकती है। आगे अगर हम बात करें इसके समाधानों की, तो सरकार ने, अगर भूमि सुधारों की बात करें तो सरकार ने इनके समाधान के रूप में 8वीं पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न प्रावधानों पे या निम्न बातों पे जोर दिया गया। सबसे पहली बात कि जो भू संबंध हैं, भू संबंध मतलब चाहे वो सरकार का किसान से संबंध हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का या संस्था का किसान से संबंध हो, तो भू संबंधों में शोषण की समाप्ति के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं। स्थानीय संस्थाओं में अधिक समानता लाना जो है वो एक योजना के तौर पे सरकार ने सुनिश्चित किया है। ग्रामीण निर्धनों के भूमि आधारित विकास को प्रोत्साहन जो है वो अलग अलग प्रकार से सरकार कर रही है। समानता पर आधारित सामाजिक ढांचे की प्राप्ति जो है वो सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। ग्रामीण निर्धनों के भूमि आधार को विस्तृत कर उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना जो है वो सरकार इसके लिए प्रयासरत है।
तो ऐसे कुछ बिंदु हैं जिसमें सरकार जो है वो इस प्रकार के समाधान करना चाह रही है और इसके लिए इस दिशा में सकारात्मक कदम भी उठा रही है। आगे अगर हम बात करें इसके कुछ प्रभावों की, मतलब भूमि सुधार जब हुए, क्योंकि सरकार लगातार प्रयास करती आ रही है 1948 से, 1948 के बाद से या स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हमने जितने भी भूमि सुधार किए हैं तो उसके कुछ प्रभाव निकल करके सामने आए हैं। वो प्रभाव क्या हैं उसको निम्न बिंदुओं से समझते हैं। भूमि सुधार होने से सरकार और कृषक के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो गया। भूमि पर किसानों के स्थायी अधिकार से किसान भूमि में निवेश को प्रोत्साहित हुआ। शोषक संस्थाओं भूमि संबंधों का उन्मूलन हो गया। उत्पादकता में भी वृद्धि देखी गई है। नवीन कृषि तकनीक अपनाने को एक प्रोत्साहन मिला है और सामाजिक समानता की स्थापना हुई है। ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो ये बताते हैं कि कुछ हद तक हमारे यहाँ भूमि सुधार जो है उसमें सफलता सरकार ने प्राप्त की है। हालांकि अभी एक लंबा सफ़र जो है सरकार को तय करना है और आगे चल कर के भूमि सुधारों को एक विस्तृत रूप से लागू करना है। वस्तुतः भूमि सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इसकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक मशीनरी का सरलीकरण हो तथा जन जागरूकता कार्यक्रम की पहुंच जो है वो सुनिश्चित की जाए। इसको मैंने निष्कर्ष के रूप में लिखा है 2 से 3 लाइनों में। तो आप ये बता सकते हैं कि भूमि सुधार जो है वो एक लंबी प्रक्रिया है और इसकी सफलता के लिए ज़रूरी है कि कानूनी प्रक्रिया जो है वो सरल हो, प्रशासनिक जो हमारी मशीनरी है या जो हमारा प्रशासनिक पूरा एक तंत्र है वो भी एक सरलीकरण के दौर से गुजरे और उसके सरलीकरण होने से जन जागरूकता फैलेगी। उसके कार्यक्रमों की पहुंच जो है, सरकार के कार्यक्रमों की जो पहुंच है वो जनता तक पहुंच पाएगी और इसी से भूमि सुधार जो है वो सफल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा आपका निष्कर्ष रहा है और इस तरीके से भूमि सुधार जो हमको 300 शब्दों में लिखना था वो हमने इतने सारे बिंदुओं में कंप्लीट कर लिया है। ये पूरी तरीके से 300 शब्दों का एक पूरा मतलब कंप्लीट आंसर है, जिसको आप चाहें तो अपने बिंदुओं में भी लिख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। मुझे ये बिंदु सही लगे, इस तरीके से मैंने इसको फॉर्मेट में अरेंज कर दिया है फ्लो डायग्राम का सहारा लेकर के। अगला मैंने प्रश्न दिया था G20 के बारे में। हालांकि लिखना तो 3 से 4 शब्दों में था, लेकिन यहाँ मैंने 1 या 2 लाइन एक्स्ट्रा लिख दी है क्योंकि कुछ ऐसे तथ्य थे जो मैंने ज़रूरी समझा यहाँ पे लिखने के लिए। आप चाहें तो इसमें आपसे अगर G20 का अगर मान लीजिए प्रश्न 3 लाइन में या मान लीजिए 50 शब्दों में पूछता है तो आप सीधे उसकी स्थापना बताइए, उसका प्रमुख कार्य बताइए और पहला सम्मेलन बताइए और उसका अंतिम जो अभी सम्मेलन हुआ है वो बताइए। इतने में आपका 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको ज़्यादा लिख दिया है आपको समझाने के लिए। स्थापना पहले मैंने बताई है 1997-98 में एशियाई वित्तीय संकट हुआ था, उसके बाद इसकी स्थापना होती है। विश्व की सबसे बड़ी और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है G20। वैश्विक जीडीपी का 85% तथा वैश्विक आबादी का 2/3 भाग का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय बाजारों का शिखर सम्मेलन और विश्व अर्थव्यवस्था के रूप में G20 सम्मेलन को जाना जाता है। पहली बैठक 1999 बर्लिन में हुई। सदस्य देश भारत सहित अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी आदि हैं। G20 नाम है, मतलब 20 देश तो होंगे ही उसमें। तो कुल मिलाकर के भारत उसका सदस्य है, ये आपको बता देना है और कुछ बड़े देशों का नाम ले लेना है, क्योंकि 20 देश तो आप इसमें लिखेंगे तो कोई मतलब का नहीं है। तो कुल मिलाकर के G20 के बारे में आपको इतनी बातें बतानी है। ऐसे ही मैंने WHO के बारे में भी आपको दिया था। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है, 194 सदस्य हैं। स्वास्थ्य के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ या UNO की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और स्वस्थ भविष्य के निर्माण के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसके प्रमुख प्रकाशन की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रैवल एंड हेल्थ रेगुलेशन, द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, ये इसके द्वारा कुछ प्रमुख प्रकाशन हैं या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। तो कुल मिलाकर के विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में आप ऐसे जो हैं इनको बताया जा सकता है। तो ये 3 मार्कर में जब पूछे तो ऐसे बताइए। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पूरी विशेषताएं या उसके पूरे कार्य जो हैं वो 100 शब्दों में भी पूछे जाते हैं, जिसकी हम अलग से एक पूरी सीरीज़ चालू करेंगे या हम अलग से आपके सामने उसका एक पूरा फॉर्मेट प्रस्तुत करेंगे। अगला जो हमने क्वेश्चन दिया था वो भारतीय संविधान से था। भारतीय संविधान में जितने भी एक्ट हैं उसके संवैधानिक विकास के अंतर्गत वो मैंने आपको दिए थे लिखने के लिए, और ऐसे करके जो भी एक्ट्स आपने लिखे हैं उसमें हमने ये देखा कि जो तथ्य आप लोगों ने जितने भी तथ्य लिखे हैं वो
पूरी तरीके से व्यवस्थित नहीं समझ में आया। मतलब जो भी आपने तथ्य लिखे हैं उसको किसी तत्व को किसी भी क्रम में लिख दिया है। अगर कोई भी जैसे 1773 का अगर एक्ट आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले बताइए कि 73 का एक्ट लाने का उद्देश्य क्या था। फिर आप ये बताइए कि उसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। प्रावधान भी बताइए तो उसका एक निश्चित क्रम होता है। आप लोगों ने जो भी प्रावधान बताए हैं वो क्रमानुसार नहीं बताए हैं। निष्कर्ष इसमें चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि एक्ट हैं इसलिए बहुत ज़्यादा निष्कर्ष से मतलब रहता नहीं है। अगर आप ज़रूरी समझें तो लिख दें। अगर आपको ऐसी कुछ ख्याल या ऐसी कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है विशेष चीज़, तो उसको निष्कर्ष का आधार बना करके लिखा जा सकता है। मैंने इसमें किसी में निष्कर्ष नहीं लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1773 के एक्ट में इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया। साथ ही पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आप जानते हैं 1773 का जो एक्ट है वो रेगुलेटिंग एक्ट रहता है। इसको भी आप यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं कि इसे रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी जाती है। और उसी के तहत सबसे पहली बार कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, क्योंकि इसके पहले जो है वो जो पूरा व्यापारिक मंडल था वो भारत में शासन कर रहा था, और कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहली बार ये एक्ट लाया गया। और पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता भी मिल गई ब्रिटिश शासन द्वारा। आप जानते हैं कि सर्वप्रथम भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को कर दिया गया। प्रेसिडेंसी मतलब प्रांत। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। कर्मचारियों को उपहार व रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण हो गया। अगला है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया और सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स रहते हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष एलिजा एम्फे, सदस्य चैम्बर्स लेमेंस्टर हाइड। आप जब कभी भी ऐसे कुछ प्रावधान बताइए तो उसको सरल शब्दों में एक लाइन में ख़त्म कर दीजिए अपनी बात। आप लोगों ने अभी तक जो उत्तर हमारे सामने लिखे हैं उसमें जो भी चीज़ें लिखी हैं तो वो उसको 2 से 3 लाइनों में आप ले जाते हैं, या लिखते भी हैं तो उसका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाता। थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए मैंने 5 से 7 जो उसके प्रमुख बिंदु थे वो बताए हैं। फ्लो डायग्राम के माध्यम से नहीं बता सकते तो आप सीधे बुलेट्स बना करके ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस तरीके का फ्लो डायग्राम बना करके भी लिख सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा उस प्रकार से लिखिए, लेकिन अपनी जो भी चीज़ें उसमें लिख रहे हैं वो अपने आप में पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। तो 1773 के एक्ट में जो उसकी विशेषताएं थी या जो उसके प्रावधान थे 5 से 7, वो मैंने इस प्रकार से बिंदुओं में लिख दिए हैं। आगे अगला एक्ट जो हमने दिया था वो 1784 का एक्ट दिया था। 1784 एक्ट में वैसे तो मुख्य रूप से 3 बातें हैं, लेकिन पहले मैंने छोटी सी भूमिका इसमें लिखी है कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद में स्थापित किया गया। फलतः इसे पिट्स इंडिया एक्ट की संज्ञा दी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं। तो इसमें जो 3 प्रावधान थे वो मैंने पहले बता दिए कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को पृथक किया गया। फिर मैंने बताया कि इसमें द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया। द्वैत शासन क्या है, यही मैंने बता दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण करता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए स्थापित किया गया था। तो मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एक नई संस्था है जिसका गठन इसी 1784 एक्ट के तहत किया गया। आगे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के बारे में यहाँ बताना होगा क्योंकि एक नई संस्था है, तो मैंने हिंदी में लिख दिया नियंत्रक मंडल। और आगे इसके कार्य के बारे में बताया कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य अधिकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करना जो है वो इसका मुख्य काम रहता है। एक लाइन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इस प्रकार पहली बार कंपनी के क्षेत्र ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहलाया। साथ ही अंग्रेजी सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। आप चाहें तो उसको नहीं भी लिख सकते हैं। 3 प्रावधान उसके बारे में बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला करके यहाँ पे मैंने 1784 के एक्ट में जो उसके प्रमुख प्रावधान थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे अगर हम बात करें 1833 के एक्ट की, तो 1833 के एक्ट में सबसे पहले आपको एक छोटी सी भूमिका बतानी होगी कि कंपनी के आंतरिक व शासकीय स्वरूपों में भारी परिवर्तन किए गए। इसकी विशेषताएं निम्नानुसार हैं। तो पहले आपने बता दिया 33 के एक्ट में कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक। फिर आगे आपने बताया कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। हालांकि 1843 में लॉर्ड एलन बैरो फिर उसका उन्मूलन करते हैं, लेकिन पहली बार जो कानून बना विधि विरुद्ध वाला या कानून के विरुद्ध वाला वो इसी एक्ट के तहत बना था।
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। आपको ध्यान होगा 1813 के एक्ट में, आपको मैंने जब संविधान पढ़ाया था तो ये बताया भी था कि 1813 के एक्ट में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, लेकिन चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके 33 के एक्ट में वो सभी अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, चाय वाले भी, चीन के साथ भी, और जितने पुराने अधिकार थे। और यहाँ पे पूर्णतया समाप्त हो जाता है व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी का या ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे बात करते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति हो गई और फिर पहला विधि आयोग 1834 में गठित होता है, जिसके अध्यक्ष रहते हैं लॉर्ड मैकाले। इसका कार्य होता है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना। आगे अगर कुछ और प्रावधानों की बात करें तो कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए धर्म, जन्म स्थान, रंग, मूल वंश के आधार पर अयोग्य जो है पहले ठहराया जाता था, अब नहीं ठहराया जाएगा। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार यहाँ पे दिया गया। और अंतिम प्रावधान इसका है कि मद्रास, बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान किए गए। ध्यान रखिएगा, पहले विधायिका के अधिकार मद्रास, बम्बई के गवर्नरों को भी होते थे, वो छीन लिए गए और अब गवर्नर जनरल को ही पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के संबंधित पूरे अधिकार जो हैं वो प्रदान कर दिए गए। तो ये पूरे प्रावधान थे 1833 के एक्ट में, जिसको इस तरीके से बता दिया गया है। अगला एक्ट है 1853 का एक्ट। तो इसके जो 4 से 5 प्रावधान थे उसको मैंने बिंदुवार बताया है। ब्रिटिश संसद द्वारा जारी किया गया ये अंतिम चार्टर था, जिसकी विशेषताएं निम्नानुसार है। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद या भारतीय विधान परिषद कहा गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। 6 में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई, आगरा से हुआ। इसका मतलब स्थानीय स्तर से भी लोगों का चुनाव हुआ। तो 6 में से 4 का चुनाव जो होता है वो बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा से होता है। इसकी सबसे खास बात यह थी कि महत्वपूर्ण पदों पे कंपनी के प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग का गठन किया गया। गवर्नर जनरल के परिषद के कानूनी सदस्य को, जो पहले लॉर्ड मैकाले वाला पिछले एक्ट में गठित किया गया था, तो उस सदस्य को, विधि सदस्य को अपूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक्ट हुआ 1853 का। अब 1858 के एक्ट की बात करें तो पहले मैंने छोटी सी भूमिका लिखी कि 1857 की क्रांति के बाद ऐसा प्रथम कानून था जिसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। इसमें निम्न प्रावधान शामिल थे। प्रावधानों को मैंने इस तरीके से डायग्राम के थ्रू बताना चाहा है। इसके तहत कंपनी को समाप्त कर दिया गया तथा समस्त शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। अब भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि, इसको ब्रैकेट में वायसराय मैंने लिखा है, मतलब प्रतिनिधि जब होता था तब उसको वायसराय की संज्ञा दी जाती थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। और पहले प्रतिनिधि थे या पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। पिट्स इंडिया एक्ट की जो दोहरी शासन या द्वैत शासन की प्रणाली थी वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। उसकी जगह पे भारत शासन पर संपूर्ण नियंत्रण करने के लिए भारत राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है, जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी रहता है। 15 सदस्यीय परिषद होती है इनकी सहायता के लिए, जिसका अध्यक्ष जो होता था वो भारत सचिव होता था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे 1858 के एक्ट में ये 4 प्रमुख प्रावधान हैं जिसको बताया गया। अगला देखें 1861 का एक्ट। इसमें भी 5 से 6 प्रावधान हैं। तो पहले आप बता दीजिए किस गवर्नर जनरल के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो यहाँ पे प्रारंभ हुआ। बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना प्रारंभ किया गया। गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उनका मनोनयन किया जाता था। मद्रास और बम्बई प्रांत को पुनः शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। आपको ध्यान होगा कि पहले वाले एक्ट में मैंने आपको बताया था कि मद्रास और बम्बई के प्रांतों से विधायिका संबंधी शक्तियों को ले लिया गया था, यहाँ पे फिर से दे दी गई और विकेंद्रीकरण की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अंतिम प्रावधान है कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पारित होता है और 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट्स की स्थापना पहली बार की जाती है।
तो 1861 में ऐसे कुछ प्रावधान जो हैं वो होते हैं। 1909 के एक्ट की बात करें तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि इसे हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। सचिव रहते हैं मार्ले और गवर्नर जनरल रहते हैं लॉर्ड मिंटो। इसके प्रमुख प्रावधान जो हैं वो पहले बताइए कि सर्वप्रथम, इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, सर्वप्रथम मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ये इसका पहला प्रावधान और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा, फिर आप बताइए कि इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिकता को वैधता प्रदान की गई। परिणामतः लॉर्ड मिंटो को, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहा गया। अगला प्रावधान है कि भारतीयों को भारत सचिव एवं कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति की गई। कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति जो जिनकी की जाती है उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, पहले सदस्य रहते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार यहाँ पे प्राप्त होता है। और अंतिम बात इसमें कही गई कि इस अधिनियम में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा गया और प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति दी गई। तो ये कुछ प्रावधान थे जो आपको 1909 के एक्ट में मिलते हैं। अगला एक्ट है 1919 का एक्ट, जिसको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहा है। सबसे पहले बताइए कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रवर्तन होता है। द्वैत शासन के अंतर्गत जो बातें होती हैं उसको आपने दो भागों में बांट दिया, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित। आरक्षित मतलब गवर्नर जनरल और अपनी परिषद के माध्यम से प्रशासन करेगा। वित्त हो गया, भू राजस्व हो गया, पुलिस आदि इसमें आते थे। हस्तांतरित मतलब गवर्नर जनरल उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से प्रशासन करेगा। शिक्षा, पुस्तकालय, पीडब्ल्यूडी आदि ऐसे काम आते थे इसमें। केंद्र में, चूंकि ये तो प्रांतों की बात हुई, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। एक राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में संख्या 60, 34 निर्वाचित, शेष का मनोनयन, कार्यकाल 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा में संख्या 144, 104 का निर्वाचन, शेष का मनोनयन, कार्यकाल 3 वर्ष। तो 1919 के प्रावधानों को आपने ऐसे बताया। कुछ प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। और अगली अगर प्रावधानों की बात करें तो 1923-24 में ली आयोग की सिफारिश पे केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है और पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये 7 से 8 बातें आपको लिखनी है 1919 के एक्ट में, बड़ी सरल भाषा में। चाहे तो फ्लो डायग्राम बनाएं, चाहे तो बिंदुवार लिख सकते हैं बुलेट्स बना करके। अगला जो एक्ट है वो हमारा 1935 का एक्ट है और इसमें सबसे पहले आपको बताना है कि एक विस्तृत दस्तावेज था। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो इसी एक्ट का पड़ता है। और इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि 15 सदस्यीय भारत परिषद का अंत किया गया। अखिल भारतीय संघ बनाया गया जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और शेष देशी रियासतें जो हैं इसमें शामिल रहती हैं। हालांकि देशी रियासतों को स्वेच्छा दी जाती है कि आप चाहे तो ब्रिटिश प्रांत में शामिल हो जाइए, चाहे तो आप पाकिस्तान जो स्वतंत्र राष्ट्र बन रहा है उसमें आप जा सकते हैं। और ब्रिटिश प्रांतों को और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के लिए अनिवार्य था कि उनको अखिल भारतीय संघ में शामिल होना है। देशी रियासतें बाद में मना कर देती हैं, जिस प्रकार से अखिल भारतीय संघ नहीं बन पाता है। जो केंद्रों में द्वैत शासन की स्थापना होती है उसको 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, प्रांत सूची, संवर्ती सूची। संघ पे केंद्र का अधिकार, प्रांतीय सूची पे प्रांतों का अधिकार, संवर्ती सूची में दोनों का अधिकार होता था। और अगर विवाद होता था तो गवर्नर जनरल या संघ सूची वाली चीज़ें मानी जाती थीं। प्रांतीय स्वायत्तता यहाँ पे लागू हो गई, प्रांतों को स्वतंत्र मान लिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, प्रांतों और रियासतों के लिए संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। और अंतिम प्रावधान जो है कि दलित महिलाओं और मजदूर वर्गों में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार देखने को मिला। तो इस प्रकार से सांप्रदायिकता का जो जहर है वो यहाँ पे 1935 के अधिनियम में और घुल जाता है। और इस प्रकार से 1935 के अधिनियम में आपने इतनी सारी बातें बता दी, 6 से 7 बातें हैं। ये आपको देखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि लगभग मान के चलिए 100 शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि 100 शब्दों में अरेंज है। आप जब किसी चीज़ को पिक्टोरियल वे में लिखते हैं या किसी को चित्रात्मक शैली में लिखते हैं
तो आसानी से आपका पेज भी भर जाता है और वो चीज़ व्यवस्थित रूप से समझ में भी आती है। बस थोड़ा उसका भी ऑर्डर होना चाहिए, मतलब आप कोई भी चीज़ लेके सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको सबसे पहले ऊपर लिखें, फिर क्रम से उन चीज़ों को धीरे धीरे करके व्यवस्थित करते हुए नीचे तक लिखें। मतलब जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी आपका चेकर जो है जब आपकी कॉपी पढ़े, तो उसके दिमाग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जब वो पहले देखे आपकी कॉपी में, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिए, जब कभी भी उत्तर लिखिए तो जो उसकी सबसे, जैसे 1909 की बात करें तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें। तो आप अगर उसको सबसे नीचे लिखेंगे और बाकी बातों को ऊपर लिखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका गलत इम्पैक्ट जो है वो उसके दिमाग में पड़ने वाला है, वो ढूंढेगा नहीं आपकी कॉपी में। उसको तो पहली नज़र में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिख गई तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखिए, सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको सबसे पहले लिखना है। जैसे अखिल भारतीय संघ है आपने बीच में लिख दिया, या केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना ये आपने बीच में लिखा, तो कोई भी कॉपी चेकर होगा तो वो एक नज़र में देख करके समझ जाएगा कि इसने ये जानकारी दी है जो कि उसकी सबसे थीम चीज़ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वही प्रश्न में ढूंढी जाती है उत्तर में आपके। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि पिक्टोरियल या जो चित्रात्मक शैली है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। एमपीपीएससी में इन सब चीज़ों का फ़र्क जो है वो काफ़ी हमने देखे हैं, बहुत सारी कॉपीज़, चाहे वो चयनित लोगों की कॉपी हो, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोग, उत्तर जो आप लोग देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चयनित व्यक्तियों के द्वारा ही बताए जा रहे हैं। तो इतने सारे उत्तरों में हमने जो नोटिस किया है उसमें ये देखा है कि चित्रात्मक शैली के प्रयोग से नंबरों में थोड़ा इजाफा हुआ है। अगर आप उसी चीज़ को बिंदुवार लिखें या पैराग्राफ में लिखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा सा कम पड़ता है। तो कोशिश करिए कि चित्रात्मक शैली का प्रयोग करें। और टेलीग्राम चैनल में आप हमारे फ्री स्टडी जोन में जुड़ सकते हैं, आंसर राइटिंग जो सीरीज़ वहाँ चल रही है उसका हिस्सा बन सकते हैं। कोई डाउट्स है तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर प्रश्नों का उत्तर लिख रहे हैं तो उससे संबंधित जो सकारात्मक सुझाव हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। जो सुधार करने हैं उससे संबंधित प्रश्न में या उत्तर से संबंधित जो भी सुधार हैं उसके भी सुझाव आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज का ये जो पूरा सेशन है हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये कंप्लीट हुआ। आगे भी आपको इसी प्रकार के उत्तर और प्रश्नों की एक पूरी सीरीज़ मिलती जाएगी। थैंक यू।